Hello students, I hope you are completely well and safe and working hard toward your study. I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach you the remaining part of your first chapter, A Girl with a Basket from your prose book. So be ready and let me start. देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखेंगे। ये आपकी प्रोज की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका टाइटल है अ गर्ल विद अ बास्केट। इसको हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार चैप्टर रिकॉल करा देती हूँ ताकि आप समझ सकें हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और कहाँ तक हमने पढ़ा है। देखिए, जो विलियम सी डगलस है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, वे एक अमेरिकन राइटर हैं और वे सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे हैं। तो वे 1950 में जब भारत को स्वतंत्र किया गया था 1947 में, उसके ठीक 3 साल बाद भारत आते हैं भारत घूमने के लिए, परखने के। वे उनका पर्पज़ तो कुछ और होता है कि उन्हें ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन पर जाना था, लेकिन उनका जो एक पर्पज़ और था कि भारत के बारे में वास्तविकता जान सके कि जो भारत की सरकार है, जो उनके आंकड़े हैं उसमें जो वहाँ के बारे में बताया गया है उसमें कितनी वास्तविकता है, उसे जानने के लिए वे भारत आते हैं। और वे क्या करते हैं, दिल्ली से जब वे बरेली तक की जो यात्रा करते हैं वो ट्रेन से करते हैं। उस दौरान वे क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं वो सारा उन्होंने बताया है। और उस दौरान वे लोगों से उतर के कैसे बात करते थे, लोग कैसे कपड़े पहने हुए थे, कैसे भारत की जो नदियाँ थी, कैसे भारत के समुद्र थे, कैसे वहाँ के जंगल थे, सारा उन्होंने वर्णन किया है। फिर आगे वे बताते हैं कि जैसे मैंने एक रूटीन सा बनाया था कि मैं हर स्टेशन पर उतरता था और लोगों से बात करता था। कम से कम मुझे 3 लोगों से बात करनी होती थी, तब मुझे पता चलता था कि चौथे आदमी पे इंग्लिश आती है अगर मैं एवरेज निकालूँ तो। और फिर क्या हुआ, जब मेरा ये रूटीन बन गया था हर स्टेशन पर उतरने का और बात करने का, तभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो है वे मुझे घेर लेते हैं। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरता हूँ, प्लेटफॉर्म पर उतरता हूँ, बच्चे घेर लेते हैं। वे शरणार्थी बच्चे होते हैं जो टोकरियाँ बेच रहे होते हैं। और वे शरणार्थी कौन होते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस दौरान वे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। किस कारण से, सांप्रदायिक दंगों के कारण से। अब वे क्या थे, वे बहुत गरीब थे। पहले ही जब उन्होंने वहाँ से रवाना हुए तभी गरीब थे, और जब यहाँ तक पहुँचे तो और भी ज़्यादा वे गरीब हो गए थे। उनके पास एक टाइम का खाने तक का भी कभी कभी प्रबंध नहीं हो पाता था। और वे बच्चे क्या कर रहे थे, इन पर टूट के पड़े थे। क्यों, टिड्डियों की तरह टूट कर पड़े थे, क्योंकि उनको ये लगा था कि ये जो इंसान है ये एक अमेरिकन है, ये भारत का नहीं है, और ये एक अच्छा विक्रेता, अच्छा खरीदार दिख रहा है, इसलिए इसको अपना सामान हम बेच देते हैं ताकि हम कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार को आज रात खिला सके। इसलिए बच्चे उस पर टूट के पड़ते हैं। आगे बताता है जो ऑथर है विलियम सी डगलस, वो बताते हैं कि भारत में जब ये लोग आ गए थे तो कुछ इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, कुछ तो रास्ते में ही भूख से परेशान होकर या भूख को असहनीय होकर, भूख से असहनीय हो गई जब भूख उनकी, तो बेहोश होकर गिरने लगे। और कहाँ पर, सड़कों के किनारे, और वहीं पर ही वे मरने लगे क्योंकि उनको भूख थी, प्यास थी, जो उनके पास खाने के लिए और पीने के लिए कुछ प्रबंध नहीं था। वे शरणार्थी लोग, उनकी स्थिति यहाँ पर राइटर ने दर्शाई है। आगे क्या होता है, आगे बताते हैं बच्चों के बारे में। द चिल्ड्रेन, कि वे जो बच्चे थे, सेलिंग, जो बेच रहे थे, क्या, बास्केट यानी कि टोकरिया, बच्चे जो टोकरिया बेच रहे थे, वे थे सन्स, बेटे, एंड डॉटर्स, और बेटियाँ, ऑफ दीज, इन्हीं रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के। किन शरणार्थियों के, जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान को छोड़ दिया था और भारत में आ गए थे। और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके पास बहुत कम सामान था, कुछ तो सामान और कुछ खाने का सामान जो रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। और ख़त्म होने के बाद उनकी हालत ये हो गई थी कि वे रास्ते में ही बेहोश होकर गिरने लगे, और जहाँ गिरने लगे वहीं पर ही गिर के मरने लगे। तो ये जो बच्चे थे जो मेरे ऊपर टूट के पड़े थे, राइटर कह रहे हैं जो मेरे ऊपर टूट के पड़े थे, उनके ही बेटे और बेटियाँ थी। ये भी अपने माँ बाप की मदद कर रहे थे क्योंकि सभी को भूख लगती है और उनके अकेले के कमाने से काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इतनी उनकी इनकम नहीं हो पा रही, इतना वे नहीं कमा पा रहे हैं। दे और देयर पेरेंट्स, ये वे बच्चे या फिर उनके जो माता पिता है, और रिलेटिव जो या फिर उनके जो संबंधी है, हैड गैदर्ड, वे इकट्ठे हो गए थे इन सिटीज़, नगरों में। वे बच्चे, उनके माता पिता और उनके जो रिलेटिव थे वे सब क्या हो गए थे, नगरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटअप, क्या,
लगाकर, लगाकर क्या लगाकर, स्टॉल्स यानी कि लकड़ी के, जिनको आप खोके बोलते हो, लकड़ी की जो अस्थायी दुकान होती है, जिसको आज यहाँ पे रखा हमने लकड़ी की एक दुकान सी बना के, कल हमने कहीं और रख दिया तो उसको हम स्टॉल बोलते हैं। ठीक है, लकड़ी की अस्थायी जो दुकान होती है उनको लगाकर, खुली हुई जो दुकानें होती है उनको लगाकर, उनको उन्होंने लगा लिया था। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और क्या बनाकर, बनाकर जो साधारण से जो सामान होते हैं उनको बनाकर। ये जो बच्चे थे और इनके जो माता पिता थे, इनके जो रिलेटिव थे, वे नगरों में आ गए थे, क्या करने लगे थे, अपनी दुकानें लगा ली थी उन्होंने, अस्थायी लकड़ी की दुकानें लगा ली थी, और साधारण जो सामान होते हैं उनको बनाकर उन्होंने दुकानें लगा ली थी। अपने हाथ से कोई सिंपल सा सामान बनाते थे, उनकी एक दुकान सी लगा ली थी। ट्राइंग टू मेक, और क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी, मार्केट ऑलरेडी क्या ट्राई कर रहे थे, टू मेक, मेक का मतलब यहाँ पर बनाना नहीं है। एक वर्ड के इंग्लिश में ढेर सारे मीनिंग होते हैं, बात मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वो हम देखते हैं कि जो सेंटेंस में सेंस क्या दे रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देती हूँ, एक वर्ड होता है लाइट, लाइट का एक मीनिंग तो होता है हल्का, हल्का, और दूसरा इसका मीनिंग होता है प्रकाश। ठीक है, तो एक वर्ड के इंग्लिश में बहुत मीनिंग होते हैं, वो हम उसके सेंस को देखकर पता करते हैं कि क्या सेंस दे रहा है, क्या इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर जो ये मेक है, इसका मीनिंग है कमाना। वे कोशिश कर रहे थे कमाने की, लिविंग यानी कि जीविका, जीविका यानी कि जिंदा रहने के लिए जो रोजी रोटी है उसकी कोशिश कर रहे थे कमाने की। उन मार्केट्स में ऑलरेडी, जो पहले से ही क्या थे, ऑलरेडी क्या थे, वे ओवर क्राउडेड, वे अत्यधिक भरे हुए थे, भीड़ से भरे हुए थे। ऐसे बाज़ारों में जो पहले से ही भरे हुए थे, जिनमें पहले से इतने विक्रेता बैठे हुए थे, दुकानें लगी हुई थी, उन्हीं में आकर ये शरणार्थी लोग भी अपनी अपनी दुकानें लगाकर बैठ गए थे। और कैसे बैठ गए थे, ये आकर इकट्ठे हो गए थे नगरों में, अपनी दुकानें लगाकर बैठ गए थे। सिंपल साधारण सामान जो उन्होंने हाथों से बनाए थे उनकी दुकानें लगाकर बैठ गए थे। क्या करने के लिए, कोशिश करने के लिए कि वे क्या कर सके, अपनी जीविका कमा सके, वो भी ऐसे बाज़ार में जो पहले से ही क्या था, पहले से ही ओवर क्राउडेड था। ऐसे बाज़ार में भी अपनी दुकानें लगाकर बैठ गए थे। आगे देखिए, आगे क्या होता है, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, दे लिव्ड वे रहते थे, इन क्लॉथ कपड़े के, एंड ग्रास और घास के, शेड यानी कि झोपड़ियाँ। ठीक है, शेड यानी कि झोपड़ियाँ, छप्पर, वे कपड़े और घास के छप्पर में रहते थे। दैट लाइन, जो पंक्तिबद्ध थे, पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन में बने हुए थे, कतार में बने हुए थे, ढेर सारे बने हुए थे, लाइन की लाइन बनी हुई थी। द स्ट्रीट यानी कि गलियों में या सड़कों पर, जो सड़कों पर लाइनबद्ध थे, क्या थे लाइनबद्ध, उनके घर, कैसे घर, उनकी झोपड़ियाँ, कैसी झोपड़ियाँ, जो कपड़े और घास से बनी हुई थी, उन झोपड़ियों में वे रहते थे। कहाँ पर रहते थे, सड़क पर रहते थे, जो एक लाइन में बनी हुई थी। आगे देखिए, द पीजेंट, जो किसान, छोटे किसान, पीजेंट होते छोटे से किसान, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है बस, छोटे किसान, अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन रिफ्यूजीज में, इन शरणार्थियों में जो छोटे मोटे किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, वे क्या थे, वे तो आदी थे, टू लिटिल यानी कि थोड़े में, थोड़े में, थोड़े में जीने के, यानी कि थोड़े सामान में जीने के, का एक तरह से तंगी में जीने में, तंगी के जीने के वे आदी थे कि भाई आज खाना मिल गया, कल नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, तो ऐसी तंगी में भी जीने के आदी थे जो इन रिफ्यूजीज में। क्योंकि रिफ्यूजीज ये थोड़ी ना है कि भाई उनका एक ही काम होगा, कोई उनमें किसान भी अपनी जान बचा के भागा होगा, कोई उनमें पंडित भी जान बचा के भागा होगा, कोई मोमडन भी उनमें से अपनी जान बचा कर भागा होगा। तो इन रिफ्यूजी में जो किसान लोग थे, जो छोटे किसान लोग थे, उनको तो आदत ही थी थोड़े में जीने की। ऑल देयर लाइफ, अपने सारे जीवन में, अपना पूरा जीवन ही उन्होंने थोड़े में जीने में बिता दिया था, तो उन्हें तो आदी हो गए थे। उन पे इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था इस चीज़ का कि उनको आज खाना मिल रहा है, आज उनकी आमदनी हो रही है, कल उनकी आमदनी नहीं हो रही, तो किसानों पर इतना असर नहीं पड़ रहा था, छोटे किसानों पर इसका असर कम पड़ रहा था। फोर, क्योंकि फोर, देखिए यहाँ पर फोर का मीनिंग मैंने क्या बताया, क्योंकि, ये यानी कि एक कंपाउंड सेंटेंस है। मैंने बताया इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो हम उसके सेंस को देखकर पता करते हैं। तो यहाँ पर फोर का मीनिंग क्या है, क्योंकि, क्योंकि द एनुअल इनकम, जो वार्षिक आमदनी थी या कमाई थी, ऑफ एन एग्रीकल्चरर, एक कृषि प्रधान
फैमिली परिवार की, यानी कि एक कृषक परिवार की जो वार्षिक इनकम की अगर हम बात करें, वार्षिक कमाई की अगर हम बात करें, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 अ ईयर। डज नॉट नहीं होती थी, वो नहीं होती है क्या, ऑन एवरेज औसतन से, एक्सीड ज़्यादा, $100 अ ईयर, $100 साल में। तो क्या कह रहे कि अगर हम एक किसान की बात करें, कृषक परिवार की बात करें, तो उनकी एक साल की इनकम अगर औसत निकाले एक साल की इनकम का, तो वो क्या है, वो $1 भी नहीं है एक साल की, उससे कम है, उससे कम ही है, ठीक है, उससे अधिक नहीं है। एक साल में $1 से $100 से अधिक नहीं है। अगर हम एवरेज निकाले एक कृषक परिवार की इनकम का, तो हम औसत निकाल सकते हैं कि एक साल में उनको $100 से ज़्यादा की इनकम नहीं हो रही है। ये राइटर के कहने का यहाँ मतलब है कि एक छोटे जो किसान हैं इन रिफ्यूजीज़ के बीच में, उनको तो आदत है कम में जीने की, पूरी ही ज़िंदगी क्योंकि उन्होंने कम में जीने में बिता दी है। क्योंकि एक जो इनकम की अगर हम बात करें, वार्षिक इनकम की अगर बात करें हम एक कृषक परिवार की, तो वो नहीं होती है ज़्यादा, एक औसतन $100 एक साल में, औसत एक साल में $100 से ज़्यादा वो नहीं होती है। आगे देखिए, द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक लेबर की बात करें, एक लेबरर की बात करें, एक मजदूर की बात करें, तो देखिए पहले तो यहाँ पे एवरेज को ही देखिए, यहाँ पर एवरेज का मीनिंग औसत था, यहाँ पर एवरेज का मीनिंग सामान्य या साधारण होगा, ठीक है। तो एक यदि एक साधारण सा अकुशल, जो कुशल भी नहीं है अपने काम में, ऐसा अगर कोई मजदूर है तो वो भी कमा लेता है, मेक्स मीन्स कमा लेता है 30 सेंट, 30 सेंट, ये अमेरिका की मुद्रा होती है बच्चों, डॉलर और सेंट जो है, तो 30 सेंट कमा लेता है अ डे, एक दिन में, और लेस देन $2 अ वीक को, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अगर हम हफ्ते का एवरेज निकालें तो हफ्ते में वो $2 से कम कमा पाता है। अगर हम देखें कि एक अकुशल सा जो एक हमारा यहाँ पर मजदूर है, वो एक दिन में अगर हम उसकी बात करें तो एक दिन में तो वो 30 सेंट कमाता है। अगर हम एवरेज निकालें तो वो हफ्ते भर में कितना कमा लेता है, $2 से थोड़ा कम कमा लेता है। ये बात हो रही है मजदूरों की, किसानों की बात पहले हो चुकी है, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज 1 मील अ डे। अब देखिए उनके पास क्या था, एक ही खाना होता था, एक टाइम ही खाना होता था दिन में, यानी कि दिन में एक टाइम ही खाना मिलता था उन लोगों को। किनको, जो वे रिफ्यूजी लोग भारत में आए थे पाकिस्तान से, उनमें मजदूर भी थे, उनमें किसान भी थे। किसानों का क्या बताया, किसानों को तो इतनी परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि उनको तो पहले से ही आदत थी कम में जीने की। क्योंकि एक किसान की अगर हम वार्षिक इनकम का औसत निकालें तो वो $100 ही थी, $100 से ज़्यादा नहीं थी, $100 ही उसको एक साल में मिलते थे। और एक अकुशल सा जो मजदूर है, अगर हम उसकी औसत निकालें, एक दिन का तो 30 सेंट कमाता है वो, और अगर हम उसका एक साल का निकालें तो एक हफ्ते का निकालें तो एक हफ्ते में वो $2 जो होते हैं उनसे थोड़ा कम कमाता है। आगे देखिए कि एक दिन में उन्हें कितना खाना मिलता है, एक दिन में उन्हें एक ही टाइम खाना मिलता है। और खाने में क्या क्या होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं राइटर कि क्या क्या होता है उनके एक दिन के खाने में, एक टाइम के खाने में क्या क्या मिलता है उन्हें एक टाइम के खाने में मिलता है एन अनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड यानी कि एक रोटी मिलती है, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा भर के दाल मिलती है, विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स, कभी कभार क्या होता है, अभी एक छोटा मोटा टुकड़ा मिल जाता है, किसका, गोट के चीज़ का, यानी कि बकरी के पनीर का, ये भी टुकड़ा उन्हें मिल जाता है। तो इनको दिन में एक ही टाइम खाना मिलता है और उस खाने में क्या क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ मिलेंगी, इनमें से कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। एक प्याज होती है, एक रोटी होती है, एक कटोरा दाल होती है, और उसके साथ दूध होता है, और कभी कभी क्या होता है उनको पनीर का टुकड़ा भी मिल जाता है। किसके दूध का पनीर, बकरी के दूध के पनीर का टुकड़ा मिल जाता है उन्हें। अब देखिए, नो टी नो कॉफ़ी, ना कोई चाय होती है उनके लिए, ना उनके लिए कोई कॉफ़ी होती है, इतने गरीब लोग हैं, ना उन्हें कोई चाय मिलती है, ना उनको कोई कॉफ़ी मिलती है। नो फैट नो स्वीट, ना ही कोई उनको वसा मिलती है, वसा यानी कि घी, तेल वगैरह ये चीज़ें उनको नहीं मिलती है, ना ही कोई मिठाई उनको मिलती है, उनके जीवन में मिठाई के भी नहीं है। नो मीट, नहीं उनको कोई मांस वगैरह मिलता है। $100
अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक यट देखिए क्या कह रहे हैं कि 100 डॉलर एक साल में $100 क्या है, इज नॉट $2 की वे तो बराबर भी नहीं है कि $2 एक हफ्ते में। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी किसान की, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि साल की जो इनकम होती थी उनकी $100 होती थी, तो अगर हम उनका एवरेज हफ्ते का निकालें तो हफ्ते में $2 भी उनको नहीं पड़ रहे हैं, $2 भी उनको नहीं मिल रहे हैं। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। देखिए क्या कह रहे हैं, येट फिर भी, इवन दैट इसके बावजूद और भी एक परेशानी है इनके सामने। एक परेशानी क्या है कि एक तो इनकम इतनी कम हो रही है कि एक हफ्ते में $2 से भी कम पड़ रहे हैं, साल में $100 पड़ रहे हैं। एक तो यही परेशानी है। या इसके बावजूद भी, ठीक है, फिर भी इसके बावजूद भी और भी परेशानी उनके सामने क्या है, स्मॉल अमाउंट, ये जो छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, ये छोटा सा जो अमाउंट है, इज हार्ड, ये कठिन है, टू अर्न कमाना, ये छोटी सी रकम भी कमानी बहुत मुश्किल थी। $2 हफ्ते में कमाना भी बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? इतनी सी भी रकम क्यों नहीं कमा पा रहे थे वे? एक टाइम की भी रोटी कमाना क्यों मुश्किल था उनको? बाय सेलिंग, बेचकर, बास्केट्स, टोकरियाँ, टू पीपल, ऐसे लोगों को, टू पुअर जो बहुत ज़्यादा गरीब है, टू बाय देम, इनको खरीदने के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि एक साल में $100 $2 से भी कम है हफ्ते में, फिर भी इसके बावजूद भी ये रकम कमाना, ये $2 कमाना भी बहुत ज़्यादा कठिन था। ऐसे लोगों के बीच में टोकरियाँ बेचकर जो पहले से ही बहुत गरीब थे, इन्हें खरीदने के लिए, अर्थात भारत में उस टाइम गरीबी थी बहुत ज़्यादा, भारत के लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, इतना पैसा लोगों के पास नहीं था, जनता के पास इतना पैसा नहीं था कि इनकी इतनी भी इनकम वे करा सके, इन टोकरियों को इनकी को वे खरीद सके। तो भारत के लोग इसलिए भी इनके लिए जो है सक्षम नहीं थे कि वे इनकी टोकरियों को खरीद सके और इनको इतनी भी रकम दिला सके कि ये अपना एक टाइम का खाना खा सके, क्योंकि भारत में उस टाइम गरीबी थी। आगे देखिए, that no doubt is the reason these little children, यही no doubt, निसंदेह, इज द रीजन, कारण है, यही निसंदेह कारण है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं डिसेंडेड, टूट पड़े हैं, बिल्कुल चढ़ने को हो रहे हैं, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकट्स, किसकी तरह, बिल्कुल टिड्डियों के दल की तरह, टिड्डियों के ग्रुप की तरह, जैसे टिड्डे टूट के पड़ते हैं, ऐसे ही ये बच्चे मेरे ऊपर टूट के पड़े हैं। क्यों टूट के पड़े हैं? क्योंकि भारत में उस टाइम गरीबी थी, भारत के लोग तो इतने भी सक्षम नहीं थे कि इनको इतनी छोटी सी भी इनकम करा सके, इसलिए जब मैं आया तो ये बच्चे मेरे ऊपर टूट कर पड़े। क्यों टूट कर पड़े? उन्हें ऐसा क्या लगा, क्यों इनके ऊपर टूट कर पड़े, क्यों इनको ये बेचना चाहते थे? देखिए, आई, क्योंकि मैं क्या था, एन अमेरिकन, एक क्या था, अमेरिकन था, वो डाउटलेस, निसंदेह था, मैं एक अमेरिकन जो निसंदेह था, द मोस्ट प्रोमिसिंग, यानी कि बहुत, देखो प्रोमिस का यहाँ पर मीनिंग वादा करना नहीं है, तो मोस्ट प्रोमिसिंग यानी कि एक तो सुपरलेटिव डिग्री है पहली बात तो यहाँ पर, और प्रोमिस का यहाँ पर मीनिंग है आशाजनक, जो आशा की किरण होता है, सबसे ज़्यादा आशाजनक मार्केट, यानी कि यहाँ पे मार्केट का मीनिंग जो है बाजार नहीं है, ग्राहक है, ठीक है। दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा था। तो क्या कह रहे, मैं क्योंकि एक अमेरिकन था तो निसंदेह उनके लिए क्या था, सबसे ज़्यादा आशाजनक एक ग्राहक था जिसको अभी तक उन्होंने देखा, जितने भी ग्राहक अभी तक उन्होंने देखे थे रोड पर या प्लेटफॉर्म पर, उनमें सबसे ज़्यादा आशाजनक मैं दिख रहा था, क्योंकि मैं एक अमेरिकन था, अच्छे कपड़े पहने हुए था, खूब सारे पैसे लिए हुए था, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास कहते हैं कि बहुत सारा पैसा है उस टाइम पे, ठीक है। अमेरिका वैसे भी एक जो है संयुक्त राष्ट्र है, तो बच्चे क्या है, उस टाइम पे हमारे देश में वैसे भी बहुत भुखमरी थी, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे एक अमेरिकन देख कर कि अंग्रेज़ आया है और ये खरीद लेगा, सारे टूट के पड़ते हैं उसके ऊपर कि आज तो रोटी मिल ही जाएगी, आज तो हमें एक टाइम का खाना मिल ही जाएगा। तो वे सारे के सारे क्या करते हैं, राइटर के ऊपर, ऑथर के ऊपर टूट के पड़ते हैं।
आई बोट, मैंने खरीद ली। देखिए बच्चे जो लिख रहे हैं ये विलियम सी डगलस खुद का एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, वही राइटर है और वे अपनी ही कहानी लिख रहे हैं भारत के दौरान घूमने की। ठीक है, भारत में जब घूमने आए थे वे उस दौरान की जो कहानी थी वो लिख रहे हैं कि आई बोट, मैंने खरीदी वन टीनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी, टीनी मीन्स छोटी सी टोकरी मैंने खरीदी, फॉर अ फ्यू अनाज, फ्योर यानी कि से या बदले में। ठीक है, बदले में और फ्यू अनाज किसके, छोटे थोड़े अन्ना देके। हमारे देश में पहले क्या होता था, हमारी करेंसी अन्ना भी होता था, तो कुछ अन्ने देकर मैंने उनसे क्या खरीदी, एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। अंडर फ्रूट बास्केट, एक और मैंने क्या खरीदी, फ्रूट रखने के लिए बास्केट खरीद ली, फल रखने के लिए बास्केट खरीद ली। और वो कितने में खरीदी मैंने, फॉर अ बिट मोर, फॉर यानी कि बदले में, अ बिट मोर थोड़े ज़्यादा मतलब पहली जो मैंने खरीदी थी बास्केट छोटी सी, वो तो कुछ आने में खरीदी थी, थोड़े और आने डाल के मैंने जितने उस बास्केट को खरीदने में डालने मैंने पहली में, उससे थोड़ा सा और पैसा फालतू देना पड़ा इसके लिए मुझे, और मैंने क्या खरीद ली, एक फल रखने की टोकरी खरीद ली। आगे और क्या खरीदा, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, मैंने एक सुंदर सी का जो रद्दी रखने की जो टोकरी होती है वो भी खरीदी, कितने में, 1 रुपये में। अब की बार ये 1 रुपये में मिली, ये आने में नहीं मिली, ये रुपये में मिली। तो मैंने एक छोटी सी रद्दी रखने की टोकरी भी खरीदी, कितने में खरीदी, वो मैंने 1 रुपये में खरीदी। तो 3 तरह की टोकरी उन्होंने अभी तक खरीद ली है। आगे क्या, लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रूपी, मैंने एक प्यारी सी सिलाई का सामान रखने की भी टोकरी खरीद ली, कितने में, 1 रुपये में। 1 रुपये में ही मैंने सिलाई का सामान रखने की टोकरी खरीद ली। अब आगे क्या होता है, अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस, मैंने कुछ पंखे भी खरीद लिए, फ्यू मीन्स कुछ पंखे भी खरीद लिए, फॉर एन आना, प्रति एक का दाम मुझे कितना देना पड़ेगा, तो 1 आना, या फिर 2 अ पीस, या फिर मुझे क्या देना पड़ा, 1 पीस के 2 आने देने पड़े। कि मैंने क्या खरीदे, मैंने कुछ पंखे खरीदे तो मुझे एक पंखा 1 आने का मिला, कभी कभी एक पंखा मुझे 2 आने का भी मिल रहा था, तो मैंने कुछ पंखे भी खरीद लिए, हैंड फैन भी खरीद लिए। आगे क्या होता है, माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नोट 50 सेंट, माई आर्म्स, मेरे जो हाथ थे, मेरी जो भुजाएं थी, वे क्या हो गए थे, वे भर गए थे, पूरी तरह से भर गए थे, सामानों से भर गए थे। एंड और आई हैड स्पेंट नोट, मैंने खर्च नहीं किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है बच्चों, मैंने खर्च नहीं किया था 50 सेंट यानी कि 50 सेंट भी, मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से भर गए थे, सामान इतना सारा हो गया था और पैसे कितने कम खर्च हुए, मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए, इतनी गरीबी उस दौरान भारत में थी। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे चले जाते हैं, शाउटिंग, आवाज़ लगाते हुए, चिल्लाते हुए, देयर वेजेज, अपने सामान की, जैसे बेचते हैं ना, आलू ले लो, टमाटर ले लो, तो ऐसे ही बच्चे जो है वहाँ से चले जाते हैं अपने सामान की गूंज लगाते हुए, ये ले लो, इतने में ले लो, ऐसे आवाज़ करते हुए अपने सामान की, अपने माल की जो है आवाज़ करते हुए या बोली लगाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं क्या था, मैं अब एक कैदी की तरह हो गया था, मैं एक तरह से पूरी तरह से घिर गया था, एक कैदी की तरह हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिर गया था, पूरी तरह से भर गया था, अनेबल टू मूव, और घूम भी नहीं पा रहा था, घूमने में भी अयोग्य था, अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, घूमने लायक भी मैं नहीं बचा था। द मोर डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडरर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट टू मी। अब देखिए आ गई असली कहानी, जिसने इनको इम्प्रेस किया था सबसे ज़्यादा, कि द मोस्ट डिलीजेंट, जो सबसे ज़्यादा कर्मठ यानी कि जिसको हम कह सकते हैं परिश्रमी, मेहनती, कर्मठ मतलब जो अपने काम में पूरी लगन से लगी हुई थी। एग्रेसिव यानी कि जो अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रख सकती है, जोशीले तरीके से रख सकती है। वेंडर, विक्रेता, एक सबसे मेहनती, कर्मठ और उत्साही विक्रेता। वो जब ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर सी लड़की थी, ऑफ 9 साल की। जो मैंने अभी तक बच्चे देखे हैं इनमें सबसे अच्छी जो विक्रेता मुझे दिखाई दी, कर्मठ और जोशीली, जिसकी बात में भी उत्साह था, बेचने का तरीका भी अच्छा था अपने सामान को, वो एक 9 साल की लड़की थी। वो बिल्कुल राइट मीन्स बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी हो गई थी आकर। अब वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अभी तक जो बच्चे थे उनके जाने के बाद अब वो आती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे तो उसका नंबर नहीं आ पाया था अपना सामान बेचने का। अब वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी क्योंकि भीड़ कम हो गई थी। शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी। हैड का यहाँ पर मीनिंग क्या है, पास होना। उसके पास एक सुंदर टोकरी थी। क्या, कैसी टोकरी थी, विद
हैंडल, उसमें क्या था, एक हैंडल भी था, मठ भी था, उसमें पकड़ने का एक हत्था भी था, एक हत्थे के साथ उसके पास एक सुंदर टोकरी थी। एंड शी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट, और वो चाहती थी, वॉन्टेड मीन्स चाहती थी, वो चाहती थी ₹1 और एंड अ हाफ और आधा यानी कि ₹1.50, और वो ₹1.50 चाहती थी फॉर इट, इसका दाम वो कितना चाहती थी, ₹1.50 चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट, या फिर मैं ये कह सकता हूँ अगर हम अमेरिका की मुद्रा में उसको देखें कि वो कितना दाम चाहती थी उसका, अमेरिका की मुद्रा में वो 30 सेंट था, और भारत की मुद्रा में वो कितना था, भारत की मुद्रा में वो ₹1.50 केवल वो चाहती थी उस टोकरी का, उस सुंदर सी टोकरी का जिसमें हैंडल भी लगा हुआ था। आगे क्या कहते हैं, शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो क्या थी, वो एक बहुत ही ज़्यादा अर्नेस्ट यानी कि एक उत्साही, जो प्लीडर यानी कि याचक, वो एक उत्साही याचक थी जो उत्साह के साथ याचना कर रही थी, बता रही थी, पेश कर रही थी अपनी चीज़ों को, देखिए इसमें एक खूबी है, इसमें एक खूबी है, उत्साह भी था और साथ में आग्रह भी था कि खरीद भी लीजिए इसे, देखिए ना कितनी अच्छी है ये, तो इस तरह से उत्साही याचक थी वो। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, देयर वर्स थे यानी कि टीयर्स आंसू थे, इन हर आइज उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, वो याचना कर रही थी, वो क्या कह रही थी, आग्रह कर रही थी, एंड बेग्ड और करुणा थी, इन वॉइस, इन टोन, उसकी आवाज़ में करुणा सी थी, दया सी थी, दुख सा था, उसकी आवाज़ में दुख था, और वो आग्रह कर रही थी बार बार। दैट वुड व्रिंग माई हार्ट, जिसने क्या कर दिया, दैट वुड जो कर सकता था, रिंग मतलब झकझोर के रख देना या एकदम से हिला के रख देना या पिघला देना, एनी हर्ट किसी भी दिल को, जिस तरीके से वो अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रही थी, आग्रह कर रही थी, करुणा उसकी आवाज़ में भरी हुई थी, उसको देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता था, किसी का भी दिल सोचने के लिए मजबूर हो सकता था उस लड़की की हालत को देखकर कि किस तरह से वो कितने उत्साह के साथ, किस उम्मीद से वो मेरे पास आई थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरे तो हाथ भरे हुए थे, फुल मीन्स भरे हुए होना। आई हैड नो रूम का मतलब यहाँ पर कमरा नहीं है, खाली स्थान से है। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं थी, कोई भी जगह थी नहीं जिसमें उसकी टोकरी को पकड़ूँ, ना कोई उंगली खाली, ना कोई हाथ खाली, कुछ भी खाली नहीं है। लेट अलोन एनी नीड, लेट अलोन का मीनिंग होता है बच्चों बात ही नहीं, एनी नीड आवश्यकता की तो बात ही नहीं, आवश्यकता ना भी होती तो भी मैं उसे ले लेता, क्योंकि बच्ची की बात जो थी, जिस तरह से वो कह रही थी, तो दिल एकदम मेरा पसीज गया था। आवश्यकता की तो बात ही नहीं थी। फॉर अंदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी की मेरे हाथ भरे हुए थे, हाथ में कोई जगह नहीं थी किसी अन्य टोकरी के लिए, और आवश्यकता की तो कोई बात ही नहीं कि आवश्यकता है या नहीं है, वो तो मैंने बिना मतलब सारे बच्चों की ले ली, तो मैं इसकी भी ले सकता था। बैलेंसिंग माई बास्केट, मतलब संभालते हुए, माई बास्केट्स अपने टोकरियों को, एंड फैंस और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाएं हाथ पर बाएं भुजा पर अपने पंखों को संभालते हुए, अपने सामान को संभालते हुए, अपनी बास्केट्स को संभालते हुए, आई रीच मैं पहुंचता हूँ, इनटू माई राइट कोट पॉकेट अपने कोट की दाई जेब में, इधर मैं पहुंचता हूँ, एंड गोट और निकालता हूँ, अ हैंडफुल मुट्ठी भर, चेंज यानी कि सिक्के या चिल्लर जिसे कह सकते हैं, या सिक्के या पैसे या थोड़े पैसे में निकालता हूँ। परहैप्स शायद 15 सेंट, शायद वे कितने थे, 15 सेंट थे, इन ऑल सारे, शायद वे सारे जो मैंने निकाले वे कितने थे, वे 15 सेंट थे। विच आई डिपोजिट, जिसको मैंने क्या कर दिया, रख दिया, डिपोजिटेड यानी कि रख दिया, वैसे तो जमा करना होता है लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है, रख दिया, जिनको मैंने रख दिया, इन द बास्केट टोकरी में, दैट द यंग गर्ल जिसको छोटी लड़की हेल्ड पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली यानी कि किसके साथ, याचना आग्रह के साथ या गिड़गिड़ाते हुए, मांगते हुए, जो पकड़े हुई थी उस टोकरी में मैंने रख दिया। बिफोर मी, मेरे सामने, मैंने उस टोकरी में, मैंने अपने सामान को संभालते हुए बाएं हाथ पर अपने कोट की राइट पॉकेट में हाथ डाला, उसमें से कुछ मैंने मुट्ठी भर जो है खुले हुए पैसे निकाले, सिक्के निकाले, और वे मैंने उसकी टोकरी में रख दिए, और शायद मेरी उम्मीद से 15 सेंट होंगे। क्या, जो मैंने कहाँ रख दी, लड़की की टोकरी में रख दी, और लड़की की टोकरी कहाँ थी, जो मेरे सामने खड़ी हुई थी लड़की, और एक जो है आग्रह कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसकी टोकरी में मैंने उन पैसों को रख दिया। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन, बताने की, दैट आई कुड नॉट बाई, कि मैं नहीं खरीद सकता हूँ, द बास्केट टोकरी को, बट एक्सटेंडेड, लेकिन दे सकता हूँ,
लेकिन दे सकता हूँ द ग्रेट्युटी, यानी कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं एक जो है दान दे सकता हूँ या उपहार दे सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, दान देकर या उपहार देकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एज अ सब्सटीट्यूट, किसमें, बदले में, बदले में मैं मतलब टोकरी नहीं ले सकता मैं तुमसे, इसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ थोड़ा दान देकर या उपहार देकर। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, एट वंस, तुरंत, वोट ऑफेंस, क्या अपमान, आई हैड गिवन, मैंने दे दिया है, मैंने क्या अपमान कर दिया, मैंने क्या अपराध कर दिया, मैंने क्या उसकी बेइज्जती कर दी है, ये मुझे एकदम से एहसास होता है। द चाइल्ड ऑफ 9, 9 साल की जो ये बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रेज, जो पहने हुए थी फटे पुराने कपड़े, चीथड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्ट्रेवेशन, और जो किनारे पर थी, किसकी, भुखमरी के, जो भुखमरी की कगार पर थी, वो लड़की जो फटे पुराने कपड़ों में थी और भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी को उठाया, ठोड़ी को उठाया और क्या किया, रीच्ड, पहुंची या पहुंचाया, अपने हाथ को पहुंचाया, इनटू द बास्केट, टोकरी में, एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और पूरे पूरे गर्व और शालीनता के साथ, एक स्वाभिमानी औरत के, जैसे एक स्वाभिमानी औरत में शालीनता होती है और एक आत्मसम्मान होता है, उसके साथ उसी तरह से उसने क्या किया, हैंडेड, वापस दे दिया, द मनी, पैसे को, बैक टू मी, मुझे वो पैसा वापस दे दिया। अब उसने, लड़की ने क्या कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए, अगर आपको टोकरी लेनी है तो पैसा दो, अदरवाइज मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए, मुझे कोई दान नहीं चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम किसी की भीख को, किसी गोरे की भीख को, किसी गोरे के दान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या किसी के भी नहीं करेंगे। हम मेहनत का खाने वाले हैं, हम भीख मांगने वाले नहीं, भिखारी नहीं है, आपने गलत समझा, हम भिखारी नहीं है, हम तो केवल क्या है, मजदूर है, कमा कर खा रहे हैं, तो आप हमें भीख देने की कोशिश नहीं करें। तो आगे क्या होता है, देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक ही ऑप्शन बचा था, एक ही तरीका था या एक ही काम था जो आई कुड डू, मैं कर सकता था, बस एक ही तरीका बचा था जो मैं कर सकता था, एक ही काम था जो मैं कर सकता था, वो क्या था, आई बोट, मैंने खरीद ली, द बास्केट, टोकरी को, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी विप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, उसने अपनी आँखों को पूछा, मुस्कुराई, और क्या किया उसने, डैश एंड डैश डाउन, और दौड़कर चली गई, दौड़ते हुए चली गई, द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर से दौड़ते हुए चली गई, हेडेड, यानी कि ओर को, तरफ को, फॉर सम ग्रासेज हट, कुछ घास से बनी हुई झोपड़ियों की तरफ वो चली गई, झोपड़ियों की तरफ, एक घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ वो चली गई। उसने क्या किया, अपनी आंखों को पूछा, अपने आंसू पूछे, दौड़ लगा दी प्लेटफॉर्म पे से, और वो किधर को चली गई, कुछ एक घास से की झोपड़ी बनी हुई थी उसकी ओर वो चली गई। दैट वुड हैव, जिसमें आज होंगे, जिस झोपड़ी के अंदर आज होंगे, एटलीस्ट, कम से कम, 30 सेंट, 30 सेंट, दैट नाइट, उस रात, जिसमें उस रात क्या होंगे, 30 सेंट, 30 सेंट गए होंगे। अर्थात लड़की उस झोपड़ी की तरफ चली गई अपनी आंखों को पूछकर, दौड़ लगाते हुए, जिसमें आज की रात 30 सेंट की कमाई हुई है। किसके कारण हुई है, उस लड़की के कारण हुई है, तो वो बहुत खुश है और आज उनको भरपेट खाना मिलेगा। वो लड़की दौड़ते हुए जाती है उस झोपड़ी की तरफ जो घास से बनी हुई है। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी बताई, टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने ये कहानी उस दौरान के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये कहानी बताई। आई टोल्ड, मैंने बताया हिम, उन्हें, मैंने उनको बताया कि इट वॉज वन रीज़न, एक कारण यह भी है, आई हैड फॉलन, कि मैं पड़ गया था, इन लव विद इंडिया, भारत के प्यार में, कि एक कारण ये लड़की भी रही है कि मुझे भारत से इतना ज़्यादा लगाव हो गया। आगे देखिए, द पीपल आई सा इन इंडिया, वे लोग जो मैंने भारत में देखे, जिनसे मैं भारत में मिला, दोज इन विलेजेस, चाहे वे गाँव में थे, एज वेल एज, साथ ही साथ चाहे वे कहाँ पर थे, दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वे कहाँ पर थे, बड़े बड़े ऑफिस में हो शहर के, चाहे वे गांव में हो, सारे ही लोग, भारत के लोग, चाहे वे मुझे ऑफिस में मिले, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में मिले, चाहे वे मुझे गांव में मिले, हैव बोट, वे दोनों ही क्या रखते हैं, गांव वाले भी, शहर वाले भी, ऑफिस वाले भी, गांव वाले भी, दोनों ही रखते हैं, क्या रखते हैं,
प्राइड, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान रखते हैं या एक गर्व की भावना रखते हैं। एंड अ लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और क्या रखते हैं, एक वे जीवंत भावना रखते हैं, लाइवली जीवंत सेंस भावना, और एक वे जीवंत भावना रखते हैं डिसेंसी यानी कि आत्मसम्मान की या दूसरों को सम्मान देने की, एक सम्मानजनक भावना रखते हैं। एंड सिटीजनशिप, और एक नागरिकता की भी भावना रखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि मैं भारत में चाहे गांव के लोगों से मिला हो, चाहे मैं शहर के लोगों से मिला हूँ ऑफिस में, मैंने दोनों में ही एक बात नोटिस की है कि भारत के हर लोग में, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो गांव में हो शहर में, उनमें एक तो गर्व की भावना, आत्मसम्मान की भावना है, और एक दूसरों को सम्मान देने की भी जीवंत भावना, जोशीली भावना है, और एक नागरिक की, एक कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के प्रति हमारा ये फ़र्ज़ है, एक अच्छे नागरिक की भावना वाले भी लोग भारत में बसते हैं। ये बातें मैंने नोटिस की है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, क्या नोटिस की है कि वे जो लोग हैं ऑल्सो हैव, उनके अंदर भी है, उनके अंदर एक चीज़ और भी है, क्या है, पैशन, यानी कि एक तीव्र इच्छा है किसकी, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, उनके अंदर स्वतंत्रता की एक तीव्र लालसा भी मैंने देखी है। वे स्वतंत्र होना चाहते हैं हर तरह से, वे किसी के भी गुलाम नहीं बनना चाहते, ये मैंने भारत के लोगों में देखा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, सुंदर लड़की ने, सुंदर बच्ची ने, बोर्न, ये जो सुंदर बच्ची है जो क्या है, बोर्न इन स्क्वेलर, किस में पैदा हुई है, गंदगी में पैदा हुई, एक छोटी बच्ची, सुंदर सी छोटी बच्ची जो गंदगी में पैदा हुई, एंड पावर्टी, और गरीबी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड, जो अनएजुकेटेड है, जो बिल्कुल अशिक्षित है, इन बोथ, दोनों ही तरह से, ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण में और व्यवहार में, दोनों भी में ही वो क्या है, बेचारी अशिक्षित है। एक तरह से ना तो उसे शिक्षा मिली है, स्कूली शिक्षा मिली है, ना ही उसे व्यवहारिक ज्ञान अपने परिवार से मिला है कि हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, ये सारा भी व्यवहार उसे नहीं मिला है, और उसे स्कूल की भी कोई एजुकेशन नहीं मिली है, गरीबी में पैदा हुई है, गंदगी की जगहों पे पैदा हुई, फिर भी हैड गिवन मी, उसने ही मुझे दे दिया, उस लड़की ने ही दे दिया मुझे, और किसी से तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने ही मुझे दिखा दिया। अ ग्लिम्स, एक झांकी दिखा दी। द वार्म सॉइल, एक जोशीली आत्मा की, जोशीली भावना की, ऑफ इंडिया, भारत की, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है। भारत की उस जोशीली आत्मा की, भारत की उस महान बात की, जिसके लिए भारत के आंकड़े दिखाए जाते हैं, सरकार बताती है, सुना जाता है, वो सब इस लड़की ने मुझे झांकी दिखा दी कि उसमें कोई भी दो राय नहीं है। भारत के लोग स्वाभिमानी हैं, परिश्रमी हैं, सम्मान करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, और ये बात मुझे किसी भी मैगजीन या उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक भूख से पीड़ित लड़की ने, जो गंदगी में पैदा हुई, गरीबी में पैदा हुई, उसने मुझे इस चीज़ की झलक दिखा दी। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा, इसकी ट्रांसलेशन को आपने समझा होगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।